गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट का लेसन या चैप्टर हम आज करेंगे। हमारा टॉपिक है प्रमुख मुद्रामान एक। इसमें हम पढ़ेंगे स्वर्णमान रजतमान। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मुद्रामान। मुद्रामान को बहुत अन्य नामों से भी बोला जाता है, जिनमें है जो अन्य नाम हैं इनके वो है मुद्रा प्रणालियाँ भी बोल सकते हैं, मौद्रिक व्यवस्था, द्रव्यमान, मौद्रिक मान। ये सारे नाम हैं मुद्रामान के। मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। ठीक है, मुद्रामान के क्रमिक विकास के साथ साथ उसके अर्थ में भी भिन्नता दृष्टिगोचर हुई है। जहां वस्तु मुद्रा काल में मुद्रामान का आशय उस वस्तु से होता था जिसमें क्रय शक्ति व्यक्त की जाती थी, पर अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा, तो धातु मुद्रा काल में मुद्रामान का अर्थ उस व्यवस्था से लगाया जाने लगा जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य उस मूल्यवान धातु के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, जिससे प्रमाणिक सिक्के बनाए जाते थे। अब आधुनिक काल में जबकि धातुओं के सिक्के के स्थान पर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का चलन हुआ, तो मुद्रामान का अर्थ ही बदल गया है। इस प्रकार मुद्रामान के लिए हम कह सकते हैं कि मुद्रामान एक विशिष्ट मूल्यमान पर आधारित संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था है, जिसमें संपूर्ण मौद्रिक संबंध एवं तत्संबंधी नियम, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के निर्गमन संबंधी नियम, धातुओं के आयात निर्यात, क्रय विक्रय, विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार, बैंक डिपॉजिट, प्रधान मुद्रा की मात्रा और इसके विनिमय मूल्य के नियंत्रण आदि सबका समावेश होता है। ठीक है, आगे है मुद्रामान एवं मूल्यमान में अंतर। मूल्यमान का आशय उस इकाई से होता है जिसके द्वारा देशों और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती है। जैसे भारत में रुपया, रूस में रूबल, अमेरिका में डॉलर। यानी आप किसी देश की वस्तु और सेवाओं की कीमत जिस रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम मूल्यमान कहते हैं। तो भारत में रुपयों में किया जाता है वस्तु और सेवाओं की कीमतों का मूल्यांकन। इसी प्रकार अमेरिका में डॉलर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया मूल्यमान। और जबकि मुद्रामान क्या होता है? मुद्रामान एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मूल्यमान को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें ना सिर्फ मूल्यमान अपितु मूल्यमान के अतिरिक्त और क्या क्या है? मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी नियम, धातु मुद्रा की मात्रा, मानक सिक्कों के अतिरिक्त अन्य सिक्के व गौण मुद्रा, साख मुद्रा पर नियंत्रण, बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय पर नियंत्रण, उनके आयात निर्यात संबंधी व्यवस्थाएं तथा मौद्रिक नीति का समावेश होता है। यानी मूल्यमान मुद्रामान का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपको कंफ्यूज? आगे हम देखते हैं मुद्रामान का महत्व। आधुनिक युग में मुद्रामान का महत्व बहुत बढ़ गया है। मुद्रामान में देश की मुद्रा की मात्रा व गुण पर नियंत्रण संबंधी अधिनियमों एवं व्यवहारों का समावेश होता है, जिनका देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है और उनकी प्रगति बहुत कुछ उपयुक्त मुद्रामान पर निर्भर करती है। मूल्यों के नियंत्रण और स्थिरता से उद्योग, व्यापार एवं सभी व्यवसाय पनपते हैं। देश के आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। देश में धातुओं के आयात और निर्यात पर नियंत्रण देश की विनिमय दर के स्थिरीकरण में योग देता है। सुदृढ़ मौद्रिक नीति पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व और प्रगति का द्योतक है। इसी प्रकार सामाजिक बुराइयों को बढ़ने से रोका जा सकता है। राजनीतिक उथल पुथल पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति एक आदर्श मुद्रामान पे निर्भर करती है। ठीक है, अब आदर्श मुद्रामान के गुण क्या क्या होने चाहिए? आदर्श मुद्रामान जो कि देश की प्रगतिरता के लिए जरूरी है, व्यापार की प्रगति, सामाजिक बुराइयों के समापन, राजनीतिक सुदृढ़ता और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। तो एक अच्छे मुद्रामान में क्या क्या गुण होने चाहिए ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छे मुद्रामान में पहली विशेषता होना चाहिए, इसको जनता का विश्वास होना चाहिए। मौद्रिक मान इतना सरल होना चाहिए कि उसके विभिन्न पहलुओं को समझना जन साधारण के लिए कठिन ना हो।
जनता के विश्वास के लिए वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हो और राजनीतिक स्थिरता रहे। अतः मौद्रिक मान सरल और अर्थव्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, लोचता। मुद्रा मान में पर्याप्त लोचता होनी चाहिए ताकि आर्थिक प्रगति, मूल्य स्थायित्व और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा एवं गुणों पर नियंत्रण संभव हो सके। तीसरा, मूल्यों में स्थिरता। एक आदर्श मुद्रा मान में मूल्यों में स्थायित्व होना चाहिए। मुद्रा सर्वग्राहिता और मूल्य मापन के अपने कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि मौद्रिक मान मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन जैसे दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को खराब होने से बचा सके। मितव्ययता। आदर्श मुद्रा मान में मितव्ययता भी होनी चाहिए। मितव्ययता पूर्ण संचालन न केवल पिछड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी होता है बल्कि विकसित राष्ट्रों के लिए भी आवश्यक है। खर्चीला मुद्रा मान संकट में साथ नहीं देता। ठीक है, अतः आदर्श मुद्रा मान में बहुमूल्य वस्तुओं का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, तभी उसमें लोच रहती है और विपन्नता में भी प्रभावी रहता है। आगे है नियमों की निश्चितता। मुद्रा मान आदर्श तभी कहलाएगा जबकि उसके नियम निश्चित, स्पष्ट और व्यवहारिक हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम हस्तक्षेप। आदर्श मुद्रा मान में स्वचालिता का गुण होना चाहिए। पूर्ण स्वचालिता तो वो कल्पना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्वचालिता की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए और सरकारों का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मुद्रा मान के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा मान के विभिन्न प्रकार। मुद्रा मान के विभिन्न प्रकार की अगर हम बात करें तो मुद्रा मान दो प्रकार का कहा जाता है, धातु मान और पत्र मुद्रा मान। धातु मान को वस्तु मुद्रा मान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत धातु मुद्राओं का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। ठीक है, इसी प्रकार पत्र मुद्रा मान ये कागजी नोट व सहायक मुद्रा के रूप में घटिया धातु मुद्रा के रूप में होती है। यहाँ पर कागजी नोट पत्र मुद्रा मान के रूप में होते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। मुद्रा मान मुद्रा मान के मुद्रा मान के प्रकार। मुद्रा मान के प्रकार धातु मुद्रा मान, जिसको हमने आगे विभाजित किया है। एक धातु मान, द्विधातु मान, बहुधातु मान, प्रादिष्ट मान और मिश्रित धातु मान। एक धातु मान में हम ले रहे हैं स्वर्ण मान और रजत मान को। द्विधातु मान के दो पार्ट आ गए हैं, शुद्ध द्विधातु मान और पंगु द्विधातु मान, तथा तीसरा है समानांतर द्विधातु मान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण मान की। स्वर्ण मान में आते हैं स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण पाठ मान, स्वर्ण विनिमय मान, स्वर्ण समता मान और स्वर्ण निधि मान। आगे हम इसमें देखते हैं पत्र मुद्रा मान में इच्छित पत्र मुद्रा मान और बलात् पत्र मुद्रा मान। बलात् पत्र मुद्रा मान के तीन पार्ट होते हैं, प्रबंधित पत्र मुद्रा मान, अप्रबंधित पत्र मुद्रा मान और पत्र मुद्रा विनिमय मान। एक धातु मान की निम्न विशेषता है, उसकी विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करें, धातु मान की विशेषताओं का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें केवल एक हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एक धातु मान। ठीक है, हम एक धातु मान का अध्ययन करेंगे कि ये क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। धातु मान की विशेषताएं निम्न है। इसमें केवल एक ही धातु का मूल्य मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सैद्धांतिक दृष्टि से कोई भी धातु हो सकती है। ठीक है, परंतु इसका आधार स्वर्ण या रजत भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का प्रामाणिक सिक्का स्वर्ण या रजत का बना होता है या स्वर्ण या रजत की निश्चित मात्रा में परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट, सहायक या ऋण सिक्कों के रूप में घटिया या हल्की धातु के सांकेतिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं ताकि छोटे सौदों का निपटारा सुगमता से हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाणिक के प्रावधान सिक्का असीमित विधिग्रह होता है। असीमित विधिग्रह का मतलब है कि आप उसको अनलिमिटेड मात्रा में दे सकते हैं, कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाणित सिक्के का टंकन स्वतंत्र एवं निःशुल्क होता है, यानी अगर आप धातु लेके जाते हैं सोना या चांदी तो टकसाल के अंदर, तो वो सिक्कों के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब देश की मुद्रा प्रणाली का आधार स्वर्ण होता है तो उसे स्वर्णमान कहते हैं, तथा जब रजत होता है तो उसे रजतमान कहा जाता है। आगे चलिए। 1931 तक ब्रिटेन में स्वर्णमान था, जबकि भारत में 1893 तक भारत में रजतमान प्रचलित रहा। स्वर्णमान काफी लंबे समय तक रहा। इसका कारण मुख्य रूप से इसकी मुद्रा के मूल्य की आंतरिक एवं बाहरी स्थिरता
रजत मान की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि स्वर्ण के लिए लोगों में काफ़ी विश्वास रहता है। ठीक है ना। यही कारण है कि स्वर्णमान विश्व में अधिक समय तक प्रचलित रहा और बहुत लोकप्रिय हुआ, जबकि रजतमान अधिक समय तक प्रचलित नहीं रहा। एक धातुमान के गुण और दोष। एक धातुमान के अगर हम गुण दोष की बात करें तो इसमें एक धातुमान में एक ही धातु मूल्यमान का आधार होती है, जैसे कि हमने स्वर्णमान में स्वर्ण को लिया, रजतमान में चांदी को लिया। ठीक है। अतः इसके समझने में सरलता होती है। सेकंड, बहुत से देशों द्वारा एक साथ अपनाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे देश हैं स्वर्णमान को अपनी मूल्य मुद्रामान मान लेते हैं, तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सरलता से कंप्लीट हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुमूल्य धातु के प्रमाणित सिक्के प्रचलन में होने या प्रतिनिधि मुद्रा के धातु की निश्चित मात्रा में परिवर्तनशीलता से जनता का विश्वास जम जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्ण या रजत के मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। आप देखिएगा कि सोने चांदी के मूल्य में बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता है। और सिक्स, ये प्रणाली स्वयं संचालित होती है। इसके दोष की अगर हम बात करें तो इसके दोष हैं, बहुमूल्य धातु हैं स्वर्ण और चांदी, तो इसलिए मितव्ययता का अभाव होता है। अगर आप सोना चांदी को सिक्के बनाने के लिए उपयोग में लेंगे तो आप इसका कहीं और जगह उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये मितव्ययी प्रणाली नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बहुमूल्य धातु की कुल पूर्ति विश्व की मांग को देखते हुए बहुत कम होती है। अतः अगर मान लीजिए कि किसी देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना जरूरी है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्योंकि स्वर्ण की मात्रा तो लिमिटेड है ना, मांग के अकॉर्डिंग नहीं है उसकी सप्लाई, इसलिए तो नॉर्मली गरीब राष्ट्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हो जाता है। इस प्रणाली में लोच का अभाव रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अच्छे समय का साथी कहा जाता है। ये रिपीट करिएगा चीज़ को, अच्छे समय का साथी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में आप ये देखिए कि अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है तो आपके पास में सोना होना जरूरी है या चांदी, कोई धातु जरूरी है, और अगर वो धातु आपके पास में नहीं है तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे समय का साथी कहते हैं, पर संकट काल में साथ छोड़ देती है। और लोचता के अभाव में मूल्यों में अस्थिरता उत्पन्न होने पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। एक धातुमान की बात की जाए तो मैंने पहले ही बता दिया, एक धातुमान से तात्पर्य है उस मुद्रामान से जिसमें केवल एक प्रकार की धातु को ही मुद्रा के मूल्यमान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके दो स्वरूप हमने देख लिए हैं, स्वर्णमान व रजतमान। स्वर्णमान की बात करें तो सर्वप्रथम इसे ब्रिटेन में 1816 में अपनाया गया। ये विश्व के मौद्रिक इतिहास में सबसे अधिक समय तक लोकप्रिय व प्रचलित रहा है। स्वर्णमान मुद्रामान की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। रॉबर्टसन की आप डेफिनेशन देखिए, स्वर्णमान स्वर्णमान वह अवस्था है जिसमें चलन की मुद्रा की प्रमुख इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक मात्रा में बदली जा सकती है। हार्ट्री के अनुसार स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण का मूल्य मुद्रा में निश्चित कर दिया जाता है, इस प्रकार स्वर्ण तथा मुद्रा का संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार स्वर्णमान में देश की मुद्रा का संबंध किसी न किसी रूप में स्वर्ण से होता है। देश की मुद्रा प्राय स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। ये परिवर्तनशीलता राष्ट्रीय स्वर्णमान अर्थात स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पाठमान तथा स्वर्ण विनिमय मान में तो खुले रूप में, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अर्थात स्वर्ण निधिमान एवं स्वर्ण समतामान में सीमित रूप में होती है। स्वर्णमान में स्वर्ण के सिक्के चलन में होना आवश्यक नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सोने के सिक्के चल रहे हैं ऐसा मत मानिए, सिर्फ ये है कि जो भी मुद्रा होगी उस मुद्रा को आप स्वर्ण में परिवर्तित। स्वर्णमान का जो इसमें जो बेस होता है वो बेस ये है कि गोल्ड उसका बेस बनता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई भी मुद्रा है उस मुद्रा को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में। ये नहीं कह रही हूँ कि गोल्ड के ही सिक्के चलेंगे, ठीक है वो चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट सोने में हो सकते हैं। ठीक है। स्वर्णमान के कार्यों की बात हम करें तो स्वर्णमान के जो कार्य हैं वह है आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखना, इसका कार्य है। ठीक है। आंतरिक कीमतों में स्थिरता बनी रहती है और स्वर्णमान इसमें सहयोग देता है।
क्यों देता है? क्योंकि मुद्रा का स्वर्ण से सीधा संबंध रहने व स्वर्ण की मात्रा में परिवर्तन सीमित होने से अत्यधिक मुद्रा निर्गमन का भय नहीं रहता है, इसलिए मूल्य स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं विनिमय दरों में स्थायित्व। ठीक है, तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण भी बहुत आसानी से हो पाता है। स्वर्णमान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण देशों की मुद्राओं में टकसाल द्वारा निश्चित शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के अनुपात में करना बहुत सरल होता है, और जब एक बार विनिमय दर निर्धारित कर दी जाती है तो फिर उसमें उतार चढ़ाव अधिक नहीं होते, क्योंकि स्वर्ण के प्रत्यक्ष आयात और निर्यात की पूर्ण स्वतंत्रता होने से उच्चावचन स्वर्ण बिंदुओं तक ही सीमित रहते हैं, जिसका विस्तृत विवरण हम करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सरलता। स्वर्ण एक बहुमूल्य और सभी के द्वारा पसंद की जाती है, इसलिए विदेशी भुगतानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं सरल रहती है, और विनिमय दर के निर्धारण में भी कठिनाई नहीं आती है, और स्वर्ण का आयात निर्यात भी मितव्ययितापूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये स्वर्णमान की आज हमने कार्यों का अध्ययन किया। आज की हमारी क्लास इतनी ही है। धन्यवाद।